चलो आगे बढ़े। तो भाई मुझे ये सवाल है कि लेंथ ऑफ नियरली 2560 किलोमीटर, लिखो इसकी कुल लंबाई 2560 किलोमीटर है, भारत के उत्तर में पाया जाता है, नॉर्थ ऑफ इंडिया। अच्छा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का कॉन्सेप्ट तो जानते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पक्का? कोई ऐसा तो नहीं जो नहीं जानता नॉर्थ किधर होता है, कागज पे किधर होता है? हाँ तुम बताओ, रैंक 95 के पास बैठे हो, बहुत ज्यादा तुम्हें प्रेरणा मिल रही। हाँ बताओ। हाँ तुम ही कह रहे हो। कौन देखो तुम्हारे पड़ोस में कौन है, राइट हैंड देखो, पड़ोस की तरफ देखो, ऊपर मुंह थोड़ा सा करो, हमेशा जीवन में नीचे थोड़ा देखो कौन है, रैंक 95, सबसे ज्यादा प्रेरणा तुम्हारे पास पहुंच रही है। हाँ बताओ, उन्हीं बोलने दो, तुम थोड़ा ना बैठे हो, तुम दूर हो। इधर का मतलब इधर उधर मत करो यार, हमारे सामने एक कागज है, इधर उधर क्या होता है, ये इशारे छोड़ दो अब, ठीक है? ये तो गर्ल्स कॉलेज के सामने पहले मैंने कहा था ज्यादा देर खड़े मत रहा करो, हाथें खराब हो जाती हैं। और हाँ अब बताओ, अब बताओ इधर उधर, मुझे ये मेरे सामने कागज है, मुझे इस पर डिसाइड करना है, कैसे करूंगा? उत्तर किधर है? ऊपर की तरफ है। अभी तो तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे, अभी चेंज हो गया। चलो चलो मान लेते हैं, नॉर्थ ऊपर की तरफ कर दिया। हाँ फिर ये वेस्ट है, शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा। चुप रहो, एक तो संसार को नई दिशा दे रहा है वो, इनोवेशन को तुम लोग आगे कभी बढ़ने मत देना। शाबाश मेरे बच्चे शाबाश, इंसान को हमेशा मानवता को एक नई दिशा देनी चाहिए, थक गए थे हम वही करते करते। हाँ बताओ बेटा, हैं? अच्छा किसी ने ज्ञान तुम्हें दे दिया, फिर तुम समाज के साथ चलने लगे ना, कर दिया धोखा। चलो तुम कह रहे हो साउथ इधर कर दिया, चलो साउथ इधर कर दिया, अब हाँ इधर कर दे ईस्ट, और इधर कर दे वेस्ट। अब ईमानदारी से बताओ किसको किसको नहीं पता, ईमानदारी से बताओ, नहीं पता तो हाथ खड़ा करो, नहीं तो अगली बार तुम्हारा नंबर लगेगा कहीं ना कहीं। हाँ ऑनेस्टी से बताओ किसको नहीं पता डायरेक्शन कैसे तय करते हैं? सबको पता है? पता है? उधर ये कैसे आया साउथ, ये कैसे आया ईस्ट? मैं क्वेश्चन पूछूंगा, यूपीएससी 2016 आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन, वहां पे ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है। जिसको नहीं पता हमेशा ध्यान रखो, मैप पे ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, ठीक है? हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ ड्रॉ किया जाता है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द पोल स्टार, जो कि नॉर्दर्न जो पोल है उसके ऊपर 90 डिग्री पर पाया जाता है, परपेंडिकुलर, उसका जेनिथ एंगल 0 होता है वहां से, और धरातल से 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो वो पोल स्टार यानी ध्रुव तारा कहा जाता है उसको। तो हमेशा हमें मेजरमेंट करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट, मेजरमेंट का सिद्धांत होता है, मापन का सिद्धांत होता है कि आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट यानी संकेत बिंदु होना चाहिए। तो दिशा के लिए हमने ऊपर बना लिया नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ अपना बायां हाथ रखो, जिधर तुम्हारा दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, वो तुम्हारा साउथ होगा, जिधर तुम्हारा फेस है वो ईस्ट होगा, और जिधर तुम्हारी पीठ है वो वेस्ट होगा। तो डायरेक्शन हमेशा याद रखना, जिधर तुम्हारा नाक है, तुम्हारा जो है मुंह है, उधर तुम्हारा ईस्ट होगा, पीठ की तरफ वेस्ट होगा, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? तो छोटी छोटी चीजों को जोड़ते जाएंगे, आगे हमारे बहुत काम आने वाली है। तो ये दिशा तय होती है। हाय रे, तुमने आज संसार को एक नई दिशा देते देते तुम रुक गए। चलो नेक्स्ट वन, एवरेज ब्रेथ ऑफ 240 टू 320 किलोमीटर, लिखो हिमालय की औसत चौड़ाई, ये ज्यादा चौड़ा नहीं है, हिमालय की औसत चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है, 240 से 320। हिमालय पूरब में ज्यादा चौड़ा है पश्चिम में? दो क्वेश्चन लिखो 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 लिखो, दोनों क्वेश्चन लिखो। द ब्रेथ ऑफ हिमालय इज मोर इन ईस्ट और वेस्ट, हिमालय की चौड़ाई पूरब में ज्यादा है या पश्चिम में? क्वेश्चन लिखो, बाद में जवाब देना, क्योंकि इसी से दूसरा क्वेश्चन भी है। हिमालय की ऊंचाई, हाइट ऑफ द हिमालय, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, हाइट ऑफ द हिमालय इज मोर इन ईस्ट और वेस्ट?
हिमालय की ऊंचाई पूरब में ज्यादा है या पश्चिम में? तुम लोग कहीं ऐसा एहसास तो नहीं हो रहा ज्योग्राफी क्लास चल रही है? हो रहा है? ऐसा यूपीएससी है, बट क्वेश्चन तो होने चाहिए। दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, एक पीसीएस में आया, एक यूपीएससी में आया। हाँ जी, हिमालय की चौड़ाई पूरब में ज्यादा है पश्चिम में? हिमालय की ऊंचाई पूरब में ज्यादा है पश्चिम में? ऊंचाई, ऊंचाई, हाइट। देखो ये जो इसमें माल लगा हुआ है वो 33 का है, ठीक है? जिसमें जो भी है इसका, जो मोटाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है, ये सारा 33 का माल है। अगर जहां प्रेशर ज्यादा लगेगा, यानी जहां पे विड्थ कम होगी वहां ऊंचाई ज्यादा होगी, और जहां विड्थ ज्यादा होगी वहां ऊंचाई कम होगी। अब सभी लोग कॉन्फिडेंट तो होंगे ही। वर्षा, जवाब दे दोगी? बताओ। इतनी तेज बोलो कि मुझ तक आ जाए। मैं हिमालय पे नहीं बैठा हूं। मैं देखा कि तुम आज लंच बहुत शिद्दत से कर रही थी। हाँ बताओ, बताओ बताओ बताओ। और तेज बोलो, जोर से बोलो। हाँ हाँ हाँ, सारे बोलो। मिलकर बोलो। आंसर दो माता जी। चलो आंसर दो। देखो ऑनलाइन ज्ञान आने लगा, बोले बराबर है। ये मिस्त्री थे, इन्होंने देखा 2 इंच ऊपर बराबर करो। ये यूपीएससी को भी ऐसे बराबर कर देंगे एक दिन। हाँ बताओ। वेस्ट में हाइट ज्यादा है, ईस्ट में ब्रेथ ज्यादा है। ये तो क्लास में हिमालय कंफ्यूज हो रखा है। अरे नवीन वलित पर्वत है क्या, बच्चे को बेवकूफ बनाओगे? ठीक है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मोटे हो या ऊंचे हो। मम्मी कह रही हैं कि लंबाई भी बढ़ा लो, वेट भी बढ़ा लो। तो बेचारा कंफ्यूज हो रखा है, या तो लंबाई बढ़ेगी या वेट बढ़ेगा। हाँ जी, तुम कुछ कहना चाह रही हो? अच्छा एक क्वेश्चन और लिखो इसी से, तीसरा क्वेश्चन। यूपीएससी का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत लोगों ने इसको गलत किया था। हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में वनस्पतियां, हिमालय के पूर्वी भाग में, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, ये बता रहा है कि तुम लोग मैप से, तुम्हारा जो है ज्यादा रूबरू नहीं है, तुम्हारा मैप देखने की अभी तुम्हारी आदत बनी नहीं है, और यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है मैप से। हाँ जी, क्या लिखा? भारत के पूर्वी भाग में, हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में वनस्पतियां ज्यादा ऊंचाई में क्यों पाई जाती हैं? वनस्पतियां ज्यादा ऊंचाई में क्यों पाई जाती हैं? Why in the eastern part of India, the vegetation line, why in the eastern part of Himalaya, sorry, India नहीं, Himalaya, the vegetation line occurs at higher latitude in comparison of western Himalaya, in comparison of western Himalaya, पूर्वी भाग में वनस्पतियां पश्चिमी भाग की तुलना में ज्यादा ऊंची क्यों पाई जाती हैं? ये हो गया मेंस का क्वेश्चन। इसी को इन्होंने प्री में पूछा था। अगर मैं क्वेश्चन नहीं बोलता तो ये होता कि स्टेटमेंट 1, भारत के पूर्वी भाग में वनस्पतियां ज्यादा ऊंचाई पाई जाती है। स्टेटमेंट 2, भारत के पश्चिमी भाग में वनस्पतियां ज्यादा ऊंचाई पाई जाती हैं। वेस्टर्न 3, भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में वनस्पतियां समान पाई जाती हैं। और डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जवाब होता भारत के पूर्वी भाग में वनस्पतियां पश्चिमी भाग की तुलना में ज्यादा ऊंचाई पर पाई जाती हैं। मेंस का क्वेश्चन है क्यों पाई जाती हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन लिंक हैं आपस में, जो भी मैंने 3 क्वेश्चन कराए।
तो इसका जवाब ढूंढोगे? थोड़ा तुम ढूंढो, हम हिस्ट्री पढ़ा लें, भटक जा रहे हैं बार बार। ठीक है, देखो, इट्स एक्ट्स एज अ नेचुरल वॉल, इट्स एक्ट्स एज अ नेचुरल वॉल। यह एक प्राकृतिक सीमा की तरह काम करता है, इसे इसलिए पर्वतराज कहा गया है। यह एक प्राकृतिक सीमा की तरह काम करता है। बट मैंने एक दिन क्लास लिया था तो मैंने आपको एक बताया था कि हिमालय इज अ गुड क्लाइमेटिक डिवाइडर, नॉट अ वाटर डिवाइडर। ठीक है, क्योंकि जो पूर्ववर्ती नदियां हैं, आंटियों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, इसको काट पीट के निकल गई। लिखो, एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करता है। इट प्रोटेक्ट्स द कंट्री अगेंस्ट द कोल्ड आर्कटिक विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम साइबेरिया थ्रू सेंट्रल एशिया। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? इसको पहले एक पॉइंट लिख लो, हिमालय एक्ट्स एज अ गुड क्लाइमेटिक डिवाइडर। हिमालय एक अच्छे जलवायु विभाजक का कार्य करता है। हिमालय एक अच्छे जलवायु विभाजक का कार्य करता है। हिमालय एक्ट्स एज अ गुड क्लाइमेटिक डिवाइडर। एक अच्छे जलवायु विभाजक का कार्य करता है। बट इट इज नॉट अ गुड वाटर डिवाइडर। ये अच्छा जल विभाजक नहीं। जल विभाजक का मतलब नदी रास्ता छोड़ दे, बट ये इट इज नॉट अ गुड वाटर डिवाइडर। ये एक अच्छा जल विभाजक नहीं है। तो क्लाइमेटिक डिवाइडर का मतलब है कि जो हिमालय के पार है, वो कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है, हिमालय से जस्ट पार, वहां की जो ठंडी हवाएं हैं, जब हमारे यहाँ रिट्रीटिंग मानसून या जो है हमारे यहाँ जो शरद मानसून जिसे कहते हैं, जब होता तो बहुत हमारे यहाँ ठंडा होता, बहुत चिल होता, हमारे यहाँ भी पानी जम जाता, लेकिन हिमालय की वजह से भारत में प्रवेश नहीं कर पाते। लिखो, इट प्रोटेक्ट द कंट्री अगेंस्ट। लिख लिया? यह हिंदी में लिखा कि नहीं? यस, लिखो, यह साइबेरिया आर्कटिक क्षेत्र और केंद्रीय एशिया से, ये साइबेरिया आर्कटिक क्षेत्र और केंद्रीय एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा करता है। तो मात्र हिमालय के दक्षिण की तरफ जहां भारत है, यहां का मौसम क्या होता है? काफी हद तक अच्छा बना रहता है। ठीक है, बर्फबारी उतनी ज्यादा नहीं होती है, और इसकी वजह से क्या होगा? वेजिटेशन मूवमेंट होती है, यानी वनस्पतियां यहां पाई जाती हैं। तो जो एक्सोटिक वेजिटेशन है, यानी कि जो जड़ी बूटियों के लिए काम आने वाला, बहुत रेयर है। आपने रामायण में भी सुना होगा कि जब लक्ष्मण को जो है लग जाती शक्ति, तो हनुमान जी कहां जाते हैं? संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय लेके जाते। ठीक है, तो ये बहुत ही एक्सोटिक प्लांट्स के लिए जाना जाता है, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट लिखो, इट कीप्स द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ इंडिया फेयरली वार्म थ्रू आउट द ईयर। लिखो, यह उत्तर भारत के जलवायु को पूरे वर्ष भर उपयुक्त रूप से गर्म बनाए रखता है। 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 ये जो वार्म क्लाइमेट है, ये क्या होता है? वहां पे बहुत ही विविध तरह के वेजिटेशन को आगे प्रोटेक्ट करता है। बारिश सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये क्या होता है? हवाओं को जाने से रोक देता है। कि आप चीन, वो बोली मैं जा रही हूँ चिंचू, मैं चाइना जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हो? ठीक है, तो वो देश के अंदर ही रोक लेता है, वहीं बारिश कराता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो है, चूंकि इन पहाड़ियों की श्रृंखलाएं बहुत अलग अलग ऊंचाई पे हैं, तो सडनली क्या होता है, बहुत कम जगह पे, यही अंग्रेजों की समझ के बाहर था, बहुत कम जगह पे, जैसे शिवालिक है, जब आप शिवालिक्स में जाओगे तो तुम्हें चौड़ी पत्तियां दिखाई पड़ेंगे, मतलब पेड़ होंगे लेकिन वो पर्णपाती भी होंगे, वो अभी कनीफेरस नहीं होंगे। लेकिन जैसे शिवालिक से ऊपर आप मध्य हिमालय मसूरी की तरफ जाओगे, अचानक से क्या होगा, पेड़ पौधे बदल जाएंगे, वहां कनीफेरस फॉरेस्ट पाया जाएगा। जब और ऊंचाई पे जाओगे तो वहां पत्तियां और ज्यादा चिकनी और पतली हो जाएंगी, ठीक है, वो पाइन और स्प्रूस में कन्वर्ट हो जाएगी। जब तुम कश्मीर वैली में जाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, विलो वुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, बहुत बेशकीमती बहुत हल्की लकड़ियों में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये क्या होता है, जैसे, और ये बहुत कम रेंज में, मतलब बहुत ज्यादा आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है, सिर्फ ये हाइट बढ़ती चली जा रही है, और इसकी वजह से क्लाइमेट में क्या हो रहा है, सडनली चेंज आ रहा है। जो क्लाइमेटिक सिस्टम में चेंज आ रहा है उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा वेजिटेशन है, अगर हम केवल एक फैक्टर लें और हमारा क्या है, वेजिटेशन या क्लाइमेट, हमारा वेदर, तो आप शिवालिक में जाओगे, जब जैसे देहरादून चले गए,
तो आपको बहुत ज्यादा ठंड नहीं महसूस होगी, बर्फबारी नहीं होती वहां पे। लेकिन जैसे आप मसूरी पहुंचोगे तो वहां क्या होता है, थोड़े समय के लिए बर्फ गिरती है, कई बार 2-3 साल नहीं गिरती है। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर आप जाओगे तो तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगा, बर्फ से लदी हुई घाटियां दिखाई पड़ेंगी, पैसेजेस जो हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है कि ये थोड़े से ही अंतर में केवल 30-40 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। देहरादून में आपको इतनी गर्मी लगेगी, देहरादून से मसूरी केवल 30 किलोमीटर है। आप 30 किलोमीटर पहाड़ियों पर चढ़े, अचानक से मौसम आपका चेंज हो गया, अचानक से सारा जो है वो क्या होगा, वेजिटेशन चेंज हो जाएगा। ऐसे ही एक बाजार है, बाजार से क्या होता है, एक लेफ्ट लेता है मोड़, और दून से फिर आप मसूरी चढ़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे आप जाओगे थोड़ी देर, आप देखोगे 10 मिनट के अंदर वेजिटेशन चेंज हो जाएगी। सडनली आप क्या होगा, आप घूमती हुई पहाड़ियों पर आ जाओगे। फिर आपको बहुत खूबसूरत नीचे दून घाटी दिखाई पड़ेगी, शास्त्रधारा नदी दिखाई पड़ेगी, और फिर धीरे धीरे शुरू होगा एक अलग वेजिटेशन। ये क्या काम कर रहा है, ज्योग्राफी के हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जब वैरायटी ऑफ स्पेसीज बढ़ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं जैव विविधता। क्या बोलते हैं, एक वर्ड है, यूपीएससी का फूफा है ये, ज्योग्राफिक पेपर में ये जरूर रहते हैं, जैसे सादिम फूफा होते हैं ना, वैसे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, दिस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, देयर नंबर ऑफ स्पेसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किनारे ले जाके लिख लो तो इनके बारे में, जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया नंबर ऑफ स्पेसीज, पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या, इट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, दिस इज नोन एज, इसको जैव विविधता बोलते हैं। और जैव विविधता ही हमारे जो बायोटिक सिस्टम है, बायोटिक मतलब जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पेड़ पौधे मनुष्य XYZ जीव, जो हमारे बैक्टीरिया, सब कुछ मिला के, इसमें ये सबसे कोर फैक्टर होता है। बिकॉज इट ड्राइव वन कॉन्सेप्ट, दैट इज NPP, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हम लोग जीवित क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है। मनुष्य क्या है, बाकी जानवर क्यों विलुप्त होते चले जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन आया लास्ट ईयर प्रीलिम्स में कि जानवरों के विलुप्त होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, हैबिटेट लॉस। क्या है, आवासों का नुकसान, जंगल कटते चले जा रहे हैं। क्योंकि आवास में क्या है, जो जैसे जानवर हैं तो उनके हैबिटेट में क्या होता है, उनकी बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी क्या तय करती है, खाद्य श्रृंखला तय करती है। अब जैसे मान लो शाकाहारी है तो उसको घास या ये चीजें चाहिए, मांसाहारी को मांस चाहिए। मनुष्य के साथ क्या है, ओमनीवोरस है, यानी वो क्या कर सकता है, अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है, जो मिले उसको खा सकता है ये। तो इस तरह से क्या हो रहा है, वो सर्वभक्षी हो गया है। तो सर्वभक्षी होने से इसको क्या फायदा हुआ, सर्वभक्षी होने से इसको फायदा हुआ कि इसको सर्वाइवल के लिए हर तरह की जो न्यूट्रिशन वैल्यू अवेलेबल है, इसीलिए सर्वाइवल इसकी बढ़ गई। तो यहां जो है जैव विविधता हमारे सर्वाइवल के लिए, किसी के सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी है। ये हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कुल जो है प्राथमिक उत्पादकता को तय करती है। चलिए आगे देखते हैं बात में। अब हिस्ट्री में इसका क्या महत्व है, अ नेचुरल बैरियर टू प्रोटेक्ट इंडिया अगेंस्ट इन्वेजन्स, लिखो। अब ये तब तक की बात थी जब तक उन्नत घोड़े या वॉर टैक्टिक्स नहीं आ गई थी। तो नेचुरली लोग हिमालय को जय माता दी बोलते हुए क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। ज्यादातर बर्फ गिरती है, रास्ते बहुत खतरनाक है। तुम पता चला कि बोले चलो इंडिया पर आक्रमण करते, पैदल पैदल निकले, रास्ते में मर गए, या किसी तरह गिरते पड़ते पहुंचे, हाँ बाबा लड़ोगे, ठीक है, खत्म हो गया। तो शुरुआती दौर में इतिहास में इसने एक नेचुरल बैरियर का काम किया, लिखो, अ नेचुरल बैरियर टू प्रोटेक्ट इंडिया अगेंस्ट इन्वेजन, लिखो। भारत पर होने वाले आक्रमणों के खिलाफ इसने एक प्राकृतिक अवरोधक का कार्य किया, प्राकृतिक अवरोधक का कार्य किया। लेकिन दिक्कत यह थी, आगे आगे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता रहा, हमें हिमालय के दर्रों के बारे में पता चल गया। जो हिमालयन दर्रे थे, पासेस थे, उनसे होकर रास्ता निकलता था। खासतौर पे जब सिल्क रूट की शुरुआत होती है तो सिल्क रूट में क्या होता था कि चाइना से और आगे चलकर भारत में भी, खासतौर पे जब सिल्क रूट पे सबसे ज्यादा शासन किस भारतीय शासक ने किया था, कुषाण। और सबसे महान कुषाण शासक कौन था, कनिष्क, बिल्कुल सही है। वो उसमें से अपना हिस्सेदारी लेता था सिल्क रूट से। तो सिल्क रूट के व्यापार के समय बहुत अलग अलग दर्रों से होते हुए भारत में भी व्यापार आया, जिसमें नाथुला भी था, शिवकीला भी था। तो ये सब दर्रे थे जहां से व्यापार धीरे धीरे बढ़ा।
और ये खबरें होते होते ये जो सिल्क रूट जाता था वो मध्य एशिया से होकर गुजरता था। तो वहां के जो घुड़सवार थे वो बेसिकली क्या होता था, वो ट्रेड को, उनका दो काम होता था, या तो उसमें से कई लोग क्या होता है किराए के लड़ाके बन जाते थे कि भाई हम या तो रक्षा करेंगे या लूटेंगे, दो दो साइड से होते थे। तो उनका जो है फायदा ही फायदा, तो रक्षा करने वाले सैनिकों में भी वो शामिल हो जाते थे और लूट में भी वो शामिल हो जाते थे, तो उसमें वो अपना परसेंटेज ले लिया करते थे। तो वो रास्ता वहां से भी होकर गुजरता था। धीरे धीरे इनको इन रास्तों की खबर होने लगी, दर्रों के बारे में, और आगे चलकर हिमालय जो है वो क्या हो गया, अपारगम्य नहीं रह गया, और भारत में आने का रास्ता इसी हिमालय के बीच से निकला। लिखो, बट द पासेस द नॉर्थ वेस्ट माउंटेन प्रोवाइडेड इजी रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। लेकिन भारत के उत्तरी पश्चिमी हिमालय के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में मौजूद दर्रों के माध्यम से भारत और केंद्रीय एशिया के बीच मार्ग प्रशस्त हुआ या भारत तक पहुंचना आसान हुआ। कौन कौन से? आज भी है, आज सबसे ज्यादा आतंकवादियों के लिए तुम सुनते होगे, खैबर, अफगानिस्तान से जोड़ने वाला खैबर पख्तून, बुलंद दर्रा, कुर्रम, गोमल, आगे चलकर सेंट्रल एशिया से इन्हीं घुड़सवारों ने यहां पर प्रवेश किया। खैबर, अभी भी तुम नाम सुनते होगे, खैबर दर्रा, बुलंद दर्रा, कुर्रम, गोमल, ये वो दर्रे थे जहां से इन्वेडर्स भारत में प्रवेश करते हैं। Many people came to India through these passes as invaders and immigrants. लिखो, इन दर्रों के माध्यम से बहुत से लोग भारत में या तो आक्रांता बनकर आए या शरणार्थी बनके। क्योंकि भारत जब अपने ज्ञान के चरम पे था तो जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी वो सारी सारी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज थी। भारत में तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में ग्लोबल यूनिवर्सिटीज पाई जाती थी। उसमें एक दो के नाम तो तुम्हें पता ही होंगे, तक्षशिला, नालंदा, वही तुम्हें दो रटाए गए हैं जो हीनयान से संबंधित थे। उस दिन मैंने चर्चा भी की थी कि काशी वो पूरा शहरी विश्वविद्यालय था, उसके बारे में चर्चा ही नहीं है, जो कि संस्कृत का सबसे बड़ा विद्यापीठ था। इसके सिवा भी दक्षिण भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास जो है वो बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज पाई जाती थी। तो क्या होता था, पूरे विश्व के जो लोग थे जो लैंड एरिया से आना चाहते थे वो इन्हीं दर्रों से होकर भारत आते थे इमिग्रेंट्स के रूप में। वो धर्म के जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, तमाम भारतीय दर्शन को पढ़ने के लिए, और भारत सबका स्वागत करता था। इसीलिए आगे चलकर भारत के लिए इन इमिग्रेंट्स को रोकना बड़ा मुश्किल हो गया था और इन्होंने छल से जो है भारत के ऊपर काफी बड़े आक्रमण किए थे। नेक्स्ट वन, जैसे इंडो आर्यंस। अब मैं इस पे आप इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन इतिहास की किताब में लिखा है। अब एनसी वाटेलाल ने आज भारत नाम चेंज करना शुरू कर दिया है और मैंने तुम्हें पहले बताया था ये सब चेंज होगा। तो इनके हिसाब से जो अंग्रेज जो थे और अंग्रेज के पिट्ठू जो भारत में बैठे थे उनके हिसाब से आर्य बाहर से आए थे। तो सार्वजनिक रूप से लिख लो, व्यक्तिगत रूप से मैं इसको एग्री नहीं करता हूं। वेट कर रहा हूं कि किताबों में बदलाव हो, और उम्मीद है कि सरकार, जिस तरह से आज न्यूज में आया है कि सरकार प्राचीन जो है ज्ञान को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। किताबें बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो मैकाले पीढ़ी है, इसके बाद की जो पीढ़ी होगी वो सही तरीके से भारत को जान पाएगी। तो इनके हिसाब से आर्य बाहर से आए, इनके हिसाब से, मेरा इसमें कोई भी योगदान नहीं है। दूसरा, इंडो ग्रीक, हिंद ग्रीक लोग, पर्थियन, शक, कुषाण, हूण। ऐसा थापर मैडम बोलती हैं कि भारत में कोई था ही नहीं, भारत में सब खाली आदिवासी, बनमानुस, यही सब थे, बाकी सब जितने भी लोग थे वो सब बाहर से ही आए। पता नहीं हम कर क्या रहे थे इस देश में इतने सालों से, हमने कहा, कौन थे लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ बना डाला। अब चूंकि बड़ी मानद प्रोफेसर है, इमिरेट्स है, क्या बोले उनको, ठीक है, तुर्क, तो ये सब बाहर से आए। हम तो यहाँ पे गोलगप्पे बेचा करते थे, चलो हमारे पास कोई काम ही नहीं था, हम सूखा वाला गीला वाला यही काम किया करते थे। चलो नेक्स्ट लिखो, दीज पासेस इन द नॉर्थ वेस्ट माउंटेन,
These passes in the northwest mountain had facilitated trade as well as cultural contact between India and the Central Asia. देखो, उत्तरी पश्चिमी हिमालय में पाए जाने वाले दर्रे, कई बार कहा जाता है ना भारतीय कमजोर थे, भारतीय डरपोक थे। ऐसा नहीं था, हमारे पास पहले से ही हम पूरी दुनिया के लोगों, वसुधैव कुटुंबकम हमने खाली G20 समिट के लिए थोड़े ना रखा था, वो हमारा पहले कोर वैल्यू था। भारत का जो क्षेत्र था, भारत अंग्रेजों की समझ में ही नहीं आने वाला। भारत एक देश से बहुत बड़ी एक सांस्कृतिक इकाई थी, हमारी वो कल्चरल यूनिट थी, हमारी भाषा, हमारा ज्ञान विज्ञान पूरी दुनिया में फैला हुआ था। तो हम किसी देश की बाउंड्री से बहुत बड़े थे। देखो, उत्तरी पश्चिमी हिमालय से होकर आने वाले, उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित इन दर्रों से पाए जाने वाले इन दर्रों से भारत और केंद्रीय एशिया के बीच, भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक जुड़ाव भी होता था। देखो, कश्मीर के उत्तर में काराकोरम श्रृंखला है। आज आप सब जाके मैप करोगे, कश्मीर के उत्तर में काराकोरम श्रृंखला है, काराकोरम रेंज। अब कश्मीर क्या है? घाटी है। कश्मीर वैली है जो चारों तरफ क्या होता है? पहाड़ों से घिरी हुई है। The valley of Kashmir is surrounded by high mountains. कश्मीर की घाटी ऊंचे पर्वतों से घिरी हुई है। बट इट कुड बी रीच थ्रू सेवरल पासेस, लेकिन यहां पर विभिन्न दर्रों से पहुंचा जा सकता है, परंतु यहां पर विभिन्न दर्रों से पहुंचा जा सकता है। तो आगे तुम देखोगे कल्चरल चेंजेस बहुत ज्यादा यहां आते हैं। ठीक है, कि ऋषि कश्यप की भूमि के रूप में जाना। कश्मीर नाम कैसे पड़ा? ऋषि कश्यप से पड़ा। और आगे चलकर तुम देखोगे जो कश्मीरी पंडित हैं उनका क्या हुआ? एक्सोडस हुआ, उनको वहां से निकाला गया। तो ये बड़ा अजीब सी इतिहास की विडंबना है। देखो, इन द ईस्ट द हिमालय एक्सटेंड अप टू द आसाम। पूर्व में हिमालय आसाम तक फैला हुआ है। अब हिमालय जो ईस्ट में जाता है वो अचानक से बहुत ज्यादा टर्न ले लेता है। आखिर भाई सवाल ये है कि 0 डिग्री के आसपास वर्षा वन पाए जाते हैं, और आसाम की अगर लोकेशन देखो जरा, देखो लैटिट्यूड कहां जा रहा है, देखो जरा मिजोरम का लैटिट्यूड देखो जरा, चेक करो लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा कहां तक जा रही है। और उसी के समतुल्य तुम भारत का पश्चिमी हिस्सा देखो, विश्व के बाकी हिस्से देखो कहां जा रहा है। देखो जरा आसाम का लैटिट्यूड क्या है, चेक करो आसाम का लैटिट्यूड। अरे भाई क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी देना है ना, तो लिंक करना सीख लो और गाना सुनते रहा करो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। भारत का नक्शा ही देख रहे हो ना, ये भी बताना जरूरी है, पता है पाकिस्तान लेने के चक्कर में पड़े हो तुम लोग। हाँ जी, पहले बताओ आसाम, मिजोरम, मेघालय, इस लैटिट्यूड पे भारत का पश्चिमी राज्य कौन कौन सा है? नहीं मिला? ऐसा नहीं चला गया हेमंत विश्व शर्मा के साथ? हाँ हाँ, वेस्ट में कौन सा है? भारत के उसी लैटिट्यूड में जो मेघालय मिजोरम से जा रहा है, आसाम से जा रहा है, उसी पे भारत का वेस्टर्न साइड का लैटिट्यूड कौन सा राज्य है? बाबा उठा ले। हाँ, पश्चिम, भारत का पश्चिम में कौन है भाई? गुजरात होगा, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा। अभी अभी भाई साहब ने संसार की दिशा तय की है, अब भूल गए पश्चिम किधर होता है?
सेम लैटिट्यूड पे भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा है? हमारी सुन के ना, देख के बताओ, देख के बताओ, आसाम वाले लैटिट्यूड पे कौन है? और आसाम में क्या होता है? झमाझम बारिश होती है। आसाम एक ऐसा राज्य है जो 4 महीने कम से कम बाढ़ग्रस्त रहता है, हमेशा भयानक बाढ़ आती है। इसी लैटिट्यूड पर कौन सा तुम्हारा दिखाई पड़ रहा है? राजस्थान। उसके हालात क्या हैं? पानी बहुत खूब जमा के पानी बरसता है ना? आप देखिए प्रकृति का चमत्कार। अगर नेचुरली देखा जाए तो क्यों कोपेन पागल हो गया भारत आगे? क्लाइमेटोलॉजिस्ट था, ठीक है, रशिया का क्लाइमेटोलॉजिस्ट था, भारत आगे उसका दिमाग चकरा गया, बोला संसार की समस्त जलवायु वर्गीकरण तो यहां पाए जाते हैं, एक ही अक्षांश पर वर्षावन और एक ही अक्षांश पर ज़ेरोफाइट्स। आप अंदाजा लगा के देखिए कि रेन फॉरेस्ट पाया जा रहा है, जो आप ये लैटिट्यूड आसाम से लेकर आगे तक का देख रहे हो, यहां रेन फॉरेस्ट पाया जा रहा है, वर्षावन, यानी वो पत्तियां नहीं गिराते, हमेशा हरे भरे रहते हैं। और सेम लैटिट्यूड पे आगे बढ़ गए तो ज़ेरोफाइट्स है, यानी बिना पानी के उगने वाले शुष्क मरुद्भिद, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मरुद्भिद पौधे बोला जाता है, ये पाए जाते हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार नेचुरल क्लाइमेटिक सिस्टम में नहीं हो सकता, इसके लिए एक खास तरह का फिजिकल ज्योग्राफी की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कहते हैं। और हुआ ये कि हिमालय क्या हुआ, जैसे आगे बढ़ा अचानक से इसका मूड खराब हो गया, तो ये क्या बोला, हम नहीं जाएंगे चाइना। इसको चाइनीज लोगों से, चाइनीज माल से शुरुआत से नफरत थी, तो सबने कहा कि भाई धक्का दिया कि चलो चाइना में बढ़ जाओ आगे, लद्दाख के आगे निकल जाओ, बोले नहीं। हिमालय देशभक्त बोला हम नहीं जाएंगे चाइना, और वहीं से क्या हुआ, सिंटेक्सियल बेल्ट ले लिया, और सिंटेक्सियल बेल्ट लेते वापस भारत में, बोले नहीं जाएंगे जाओ। और फिर क्या हुआ, यहां पर नामचा बरवा है, दिस इज नामचा बरवा एंड दिस नोन एज सिंटेक्सियल बेंड, ठीक है, हेयर पिन बेंड भी बोलते हैं, तो दिस इज सिंटेक्सियल बेंड। हिमालय मुड़ गया पूरा का पूरा, बोला नहीं भारत से नहीं जाएंगे। और नतीजा क्या हुआ, इसने ये एक स्ट्रक्चर बना दिया, जो लुसाई पहाड़ियां, सारी पहाड़ियों के साथ इसने जो स्ट्रक्चर बना दिया। इधर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से क्या हुआ, नमी उठ रही है, गर्म क्षेत्र है, और क्या हुआ, ये अपना गाते हुए निकल रहा है बादल, चला जाता हूं किसी की धुन में। इसको भी लग रहा है चाइना जाएंगे, ठीक है, वहां जाके सस्ते कपड़े जूते खरीदेंगे। तुरंत हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत, बोले कहां जा रहे हो? यहां पर क्या हुआ, पहले खड़ा कर दिया गारो खासी जयंतिया, बोले यहीं बारिश करनी, पर्वतीकृत वर्षा करा दी, और इधर जाने ही नहीं दिया। इधर चाइना वाले लेकिन लूटे बड़े, आ जाओ इधर आ जाओ, सस्ता माल देंगे, सस्ता माल, बोले नहीं। तुरंत क्या हुआ, भारत के इस हिस्से में बारिश, झमाझम बारिश। और नतीजा ये रहा कि आप अक्षांश देखिए कितना ऊपर है 0 डिग्री से, उसके बाद यहां वर्षावन पाए जा रहे हैं, वर्षावन पाए जा रहे हैं। और सेम इसी लैटिट्यूड पे भारत के इस हिस्से में शुष्क मरुस्थल पाया जा रहा है। आप देखिए ये प्रकृति का चमत्कार है। तो हिमालय क्या हुआ, हिमालय ऐसे सीधे निकल नहीं गया, देशभक्त था, सीखो क्या हुआ, सिंटेक्सियल बेंड लेके, जो अराकान योमा है, जो आप देखते हैं अंडमान निकोबार तक जाता है, वो हिमालय का ही माना जाता है कि वो सबमर्ज पार्ट है, ठीक, बना लो इसको। तो इसकी वजह से क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र दलदली और वर्षा से भरा हुआ पाया गया, बैम्बू ट्री का क्षेत्र पाया गया। वो तो आजादी के बाद हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि हम उसको कनेक्ट कर सके, जोड़ सकें। और बांग्लादेश का विभाजन हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए अभिशाप है, क्योंकि बांग्लादेश को क्या बोला जाता है, जो बांग्लादेश बना, जो पूर्वी पाकिस्तान था, वो कंट्री विद इन कंट्री बोला जाता है। बांग्लादेश को क्या बोलते हैं, कंट्री विद इन कंट्री। हमारी सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है, सीमा हैदर की बात नहीं कर रहा हूं, लड़कों का तो दिमाग कहीं और चला जाता है, सबसे बड़ी बाउंड्री की बात कर रहा हूं मैं। पता चला कई लड़के जो है मुंह पतला कर करके सचिन बनने के चक्कर में पड़े। अरे सचिन हमारे देश में बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं, तुम तो अलग जाने जा रहे हो, ठीक है। चलो, तो कुल मिलाकर क्या बातचीत चल रही है कि उसको सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ लगती है, सीमा नहीं, बाउंड्री किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के, उसको कंट्री विद इन कंट्री का। लेकिन उसकी वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, भारत से नॉर्थ ईस्ट तक डायरेक्टली कनेक्टिविटी खत्म हो गई, क्योंकि बीच में कौन आ गया, एक देश आ गया। ये विभाजन इतना खतरनाक था कि नॉर्थ ईस्ट का पोटेंशियल, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कई स्टेट्स, कई ऐसी जगह जो स्विट्जरलैंड से खूबसूरत हैं, हम कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए उसको। और भारत सरकार भी क्या हुई,
उनको आदिवासी जनजातीय और ये लोग, या शायद एक हिडन एजेंडा था कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी, ये शायद आने वाले कुछ समय में आप लोगों को पता भी चले, एक हिडन एजेंडा था कि ईसाई मशीनरियों ने कहा कि इसमें हाथ चंद मत डालना जब तक हम कंप्लीट कन्वर्जन ना कर लें। आज नागालैंड जैसे, मणिपुर जैसे जो राज्यों की जनसंख्या है, 90% तक वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुके हैं। 90% रिलीजियस कन्वर्जन हो चुका वहां पे। तो एक हिडन एजेंडा वहां काम करता रहा, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग एल्स। और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट नहीं किया गया, तो उसका जो पोटेंशियल था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, मेडिसिनल प्लांट का पोटेंशियल। क्योंकि जो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिया कि कहां पर वर्षा रेखा जो है वन क्यों पाए जाते हैं, वो ईस्टर्न हिमालय में पाए जाते हैं। उसका ये कारण है क्योंकि यहां पर क्या होता है, उसका आंसर जो होगा उसी के साथ छुपा हुआ है। क्यों मैंने तुम्हें पढ़ाया, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में क्या होता है, ओरोग्राफिक रेन होती है। क्या होती है, पर्वतीकृत वर्षा। तो यहां जो वर्षा रेखा है ईस्टर्न हिमालय में, पूर्वी हिमालय में ऊंची पाई जाती है इसीलिए। और पश्चिमी भाग में क्या होता है, पश्चिम में बारिश कम होती है। तो पश्चिम का जो हिमालय है वो न्यूड है, जो कारगिल की माउंटेन है आपने देखा होगा, वो पूरा न्यूड माउंटेन है, वहां पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। दिस इज नोन एज न्यूड माउंटेन, क्योंकि वहां पर वनस्पतियों की रेखा नहीं पाई जाती है। पूर्वी हिमालय में चूंकि बारिश बहुत ऊंचाई तक होती है, जहां जहां बारिश होगी वहां पर क्या होगा, ग्रीन वेजिटेशन पाया जाएगा। इसीलिए ईस्टर्न हिमालय की जो वर्षा रेखा ऊंची है, दिस इज नोन एज जो है रेन लाइन। तो वर्षा रेखा ऊंची होने की वजह से यहां पर ईस्टर्न हिमालय में जो वनस्पतियां हैं वो ज्यादा ऊंचाई तक पाई जाती है इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न हिमालय। इसीलिए वेस्टर्न हिमालय न्यूड है, वेस्टर्न हिमालय क्या होता है, वेजिटेशन लेस है, वेजिटेशन लेस है। इसीलिए जब कारगिल वॉर हुआ था तो हमारे लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन में दुश्मन ऊपर आकर बैठ गया और हमारे सैनिकों को वो दूर से देख सकता था, छुपने की कोई जगह नहीं थी, बिकॉज ऑफ न्यूड माउंटेन्स। इसीलिए हमें बहुत कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा उस समय। क्लियर है, चलिए बढ़ते रहिए। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि आपको दूर तक लेके जा सकता है, तो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं कि हिस्ट्री चल रही है, पॉलिटी चल रही है, क्वेश्चन होते रहना चाहिए, ठीक है। अंत में कोई नहीं पूछेगा हिस्ट्री पढ़ के आए थे, पॉलिटी पढ़ के आए थे। यूपीएससी तुम्हारा क्वेश्चन होते रहना चाहिए, धीरे धीरे जुड़ेगा, तुम्हें समझ में आएगा कैसे कैसे जो है वो साम्राज्य यहां पर पनपे, क्यों पनपे। अभी जब इंडो गैंगेटिक प्लान होगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि यहीं पर वो लोग क्यों आते हैं। चलिए मिलते हैं फिर। कहा जाता है, दो इसके पात्र हैं, दो चीजें हैं। कुछ लोगों को मानना है कि ये जलवायु चट्टाने हैं, ज्वालामुखी चट्टाने हैं, क्योंकि बैरन आइलैंड है वहां पे। और कुछ का मानना